आज आदमी को इजाजत दे दो कि अभ्यारण्य के अंदर इजाजत है, तो प्लॉट वहां कल से शुरू हो जाएंगे और माह 2 माह बाद आप जाके देखेंगे तो वहाँ जंगल समाप्त हो जाएंगे। कंक्रीट के जंगल आ जाएंगे। एक तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द जितना भी पर्यटन है उसने अपनी नैसर्गिकता खो दी और फिर मानव स्वभाव से विध्वंसकारी है। प्रकृति को अपने लाभ के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, हमारे जंगल कट रहे हैं, उनका दोहन हो रहा है। इसके लिए सरकारी तौर पर जो पॉलिसीज बननी चाहिए उन पॉलिसीज का भी अभाव है। बाघ स्वभाव से बड़ा सज्जन भी है, ऐसा जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखा है। मेरे को वो लाइनें बड़ा इंस्पायर करती हैं। टाइगर इज द लार्ज हार्टेड जेंटलमैन विद बाउंडलेस करेज। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा, आपकी गूंज जहां हर आवाज मायने रखती है। आज हम अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो एक ऐसी शख्सियत है जो नेचर के बहुत ही करीब है और जिम कॉर्बेट रामनगर में नेचर को लेकर के निरंतर 35 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं नेचर गाइड के रूप में। आज हम बात करेंगे टूरिज्म को लेकर के और नेचर को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे। आज हम बात करते हैं बच्ची सिंह बिष्ट जी से। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। और सबसे पहले बच्चीदा आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 35 साल की आपकी जर्नी है, बहुत लंबा सफर कर रहे हैं आप इस जर्नी में नेचर को लेकर के। 35 साल पहले का और आज का जो जिम कॉर्बेट, कितना अंतर मानते हैं टूरिज्म की नज़र से? विशाल जी, 3 दशकों की इस यात्रा में टूरिज्म में मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। 30, 35, 40 साल पहले टूरिज्म अपनी शैशवावस्था में था, बाल्यावस्था में था, या ये समझ लीजिए किशोरावस्था में था। तब लोगों को टूरिज्म का यही माने लगता था कि जंगलों की दिशा में प्रकृति की गोद में घूमा जाए और वन्य जीवों का आनंद लिया जाए। इसके लिए वो अतिरिक्त मेहनत करके आते थे, प्रॉपर होमवर्क के साथ यहाँ आते थे और खूब घूमे हुए लोग होते थे और काफ़ी गंभीरता से, संवेदनशीलता से इस चीज़ को लेते थे। अब 30-35 सालों बाद टूरिज्म की दिशा और दशा दोनों में बहुत बड़ा बदलाव है। अब भीड़ तो बहुत बड़ी है लेकिन अनियंत्रित भीड़ है। सो क्वालिटी इज गॉन एंड क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। सो ये सोचने पहलू है कॉर्बेट के बारे में नहीं, बल्कि टूरिज्म जहाँ जहाँ भी हो रहा है वहाँ व्यापक बदलाव मिले। बच्चे तो बहुत पुरानी बात तो नहीं कहें, 10 साल की बात भी करें हम, जिम कॉर्बेट में फॉरेन आना बहुत कॉमन बात थी और बहुत पसंदीदा जगह थी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बड़े दूर दूर से, विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते थे और उनकी पहली पसंद बच्ची सिंह बिष्ट होते थे। क्योंकि आपका जो काम है, जितना भी हमने सुना है, गूगल पे भी कोई सर्च करता था फॉरेन आने से पहले तो अगर गाइड की जरूरत होती थी या बर्ड लाइफ की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो सबसे पहले आप ही का नाम पंक्ति में आगे आता था कि हमें यही गाइड चाहिए। आज की डेट में टूरिज्म में रामनगर की बात करें तो 1% भी फॉरेनर नहीं आता है। क्या कारण मानते हैं आप इसको? आपकी बातों से मेरा सहमति इस स्तर तक रहेगी कि जो हमारे विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या में कमी तो आई है। उसके कई कारण हैं। एक तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द जितना भी पर्यटन है उसने अपनी नैसर्गिकता खो दी। लोग यहाँ इसलिए आते रहते थे क्योंकि ये अमन पसंद था, शांति पसंद था और प्रकृति में जो घटक हैं अलग अलग, चाहे वो नदियाँ हैं, चाहे वो जलवायु है, चाहे वो मौसम है, उनमें रहने वाले पशु पक्षी हैं, वो प्राकृतिक अवस्था में स्वच्छंद विचरते थे। भीड़ और कोलाहल ने इस पर दखल दिया है और टूरिज्म पहले से बहुत महंगा भी हुआ है क्योंकि क्वालिटी के जाने से लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करने शुरू किए। इसका असर विदेशी टूरिज्म पे पड़ा है। आप जंगल में, ज्यादा समय आपका जंगल में बीतता है,
और जो जानवर आए दिन आप हम देखते हैं शहर की तरफ जिनका आगमन हो रहा है, आए दिन सुनने को मिलता है इस गांव में टाइगर ने इसको मार दिया, कभी इसको मार दिया। क्या आबादी में रहने वाले लोगों को जानवर से खतरा है या जानवर को आबादी से खतरा है? ये बहुत गंभीर मुद्दे की बात आपने अचानक छेड़ दी है। बाघों का संरक्षण या वन्य जीवन का संरक्षण, ये किसी भी वन्य जीवन पर आधारित जो भी पर्यटन है उसका पहला जो कार्य है वो है संरक्षण। स्वाभाविक है, संरक्षण सही तरीके से होगा तो जानवरों की संख्या बढ़ेगी, और जानवरों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि एरिया तो निर्धारित है। संख्या बढ़ने के साथ साथ इनके लिए एक समस्या जो मैं महसूस करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, स्थान की समस्या, रहने की समस्या, भोजन की समस्या, इस पर आपसी संघर्ष होगा, तो इनका पलायन आबादी की ओर स्वाभाविक होगा। और फिर मानव स्वभाव से विध्वंसकारी है, प्रकृति को अपने लाभ के लिए वो इस्तेमाल करता है। प्रकृति के आवरण में यदि रहने के बाद आप इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, हस्तक्षेप ना करें, ऐसा सुनने में आया है और बड़े बड़े स्लोगन में हम कहते हैं सेव द नेचर, सेव द टाइगर। कैन वी रियली सेव द टाइगर? कैन वी रियली सेव द नेचर? नहीं। इसको आप दूसरे तरीके से देखें, नेचर को आप डिस्टर्ब नहीं करें, हस्तक्षेप ना करें, तो ये हमको बचाता है। क्योंकि बाघ खाद्य श्रृंखला में टॉप प्रेडेटर है। सांकेतिक रूप से यदि इसका बचाव किया गया तो ये नीचे की श्रेणी के जितने भी उपभोक्ता हैं ये स्वतः ही स्वच्छंद विचरेंगे और इनका संरक्षण स्वाभाविक रूप से होगा। हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, हमारे जंगल कट रहे हैं, उनका दोहन हो रहा है। इसके लिए सरकारी तौर पर जो पॉलिसीज बननी चाहिए उन पॉलिसीज का भी अभाव है, ऐसा मेरा मानना है। बचीदा, जो अभी जिम कॉर्बेट जो इको फ्रेंडली के नाम से जाना जाता था और बड़ा शांत एरिया के नाम से जाना जाता है, आज वेडिंग हब बन गया है। जो रामनगर की बात करें, बड़े से बड़े रिजॉर्ट्स में जो है वेडिंग होने लग गई हैं और पूरे साल भर ही वही रह रहा है, दुनिया भर का ट्रैफिक होने लग गया है। तो ये जो वेडिंग हब बनने से आप नेचर को लेकर के, या हम जो जिम कॉर्बेट की पहचान थी उसको आप कितना आगे मानते हैं या पीछे होता जा रहा है? इन 3-4 दशकों में टूरिज्म में भीड़ तो बढ़ी है, व्यवसायीकरण बढ़ा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता उसके साथ समझौते के आधार पर। पहले कोई नीतियां नहीं थी, अब तो नीतियों की बात कौन सुनता है। अब तो लोग प्रतिस्पर्धा में ये सोचते हैं कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। अनाधुंध होटलों का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल। और होटलों के कमरे भी आप देखिए 100-200, और इसमें भी गजब की प्रतियोगिता है, कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है इसमें भी। जबकि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इस बात की तस्दीक नहीं करता। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक बेहतर प्लानिंग के आधार पर होता है। आप बहुत लंबे समय से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आप क्योंकि स्पष्टवादी भी गाइड है एक, जो जैसा कि मेरे को संज्ञान में है, आप कितने बड़े नेचर लवर है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ। आपकी एक ही बिटिया है और उसका नाम भी आपने चिड़िया रखा है। मतलब कितना प्यार होगा, ये समझने वाली बात है नेचर को लेकर के। तो आप कई पक्षियों की से रूबरू रोज ही होते हैं, कईयों की आवाज से वाकिफ हैं, आप खुद आवाजें भी निकालते हैं, कई एनिमल्स को लेकर के भी आप बिल्कुल, मुझे लगता है टाइगर ही नहीं, आप दुनिया भर के जितने भी एनिमल्स हैं जो कॉर्बेट में हैं उन सब से रोज ही रूबरू होते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। तो हम ये भी जो है दर्शकों को मुझे लगता है इंटरेस्ट की बात होगी सुनना, आपके हमारे इस स्टूडियो में है। तो जैसे टाइगर है, हर आदमी टाइगर देखना चाहता है। कॉर्बेट में एक जो भी घूमने आता है वो सोचता है अगर सफारी जा रहा हो तो मुझे टाइगर दिखे, लेकिन रियल केस में टाइगर दिखता है। हर किसी को टाइगर देखना संभव नहीं होता है। क्या कारण है कि हर किसी को टाइगर ना दिखने का, और इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, टाइगर जो है, बाघ स्वभाव से बहुत शर्मीला और बहुत रहस्यमय प्राणी।
बाघ इसीलिए बाघ है क्योंकि वो छुप के रहता है। और क्या गजब की स्किल दी है प्रकृति ने उसको। बाघ यदि सभी को मिल जाए तो उसका आकर्षण तो समाप्त हो जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रकृति का जो जादू है, प्रकृति का जो आकर्षण है, बाघ को फोकस करना, जब पर्यटक अपने मन मस्तिष्क में एक ही बात लेकर चलता है कि मुझे कॉर्बेट जाके या किसी भी वन्य जीव अभयारण्य में जाके बाघ देखना है, बाघ के साथ साथ और जो अन्य खूबसूरत चीजें हैं उससे वो महरूम रहता है। उदाहरण के तौर पर पक्षियों की आप बात करें, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो पक्षियों का कुनबा है वो लगभग 650 से ज़्यादा अंक पार कर जाता है। पूरे हिंदुस्तान में पक्षियों की यदि प्रजातियों की बात करें तो 1300 लगभग होनी चाहिए, और इसमें से लगभग 700 प्रकार की पक्षी प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में, वो यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता को बढ़ाता है, बताता है। और फिर वन्य जीव, एक छोटा पक्षी है, बड़ा सुंदर पक्षी है, पीले और काले रंग का कॉम्बिनेशन है, गोल्डन ओरियोल इसको बोलते हैं, और ब्लैक हुडेड ओरियोल इसको बोलते हैं। इस पक्षी को, ये पक्षी वातावरण में जंगली पक्षी है, आप इसको जंगलों में देख सकते हैं। तो ये पक्षी बताता है कि ये ऐसी जगह पर रहना पसंद करता है जहाँ पर्यावरण प्रदूषित ना हो। जैसे हिरणों की प्रजाति, 4 प्रकार के हिरण कॉर्बेट में पाए जाते हैं, लेकिन पर्यटकों की जो ज्ञान की सीमा है वो किसी भी डियर को देखने के बाद वो बारहसिंगा बोलते हैं। जबकि जो हिरणों की प्रजाति है उसको आप गौर से इंटरेस्ट लें इसमें, तो इसमें नर के एंटलर पाए जाते हैं जिनको हिंदी में सर्वांग बोलते हैं। वो सींग नहीं होते, सींग जो होते परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, और वो नर और मादा दोनों में होते हैं, वो सींग होते हैं। जैसे बकरी, गाय, नील गाय, माउंटेन गोट, घोरल जिसे कहते हैं, ये एंटीलोप होते हैं जिनमें सींग होते हैं, और ये परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं। लाइफ में एक बार आए तो जीवन भर रहेंगे, एक्सीडेंटली गिर भी गए तो दोबारा नहीं हुएंगे। लेकिन हिरणों में क्या होता है, नर में एंटलर पाए जाते हैं और मादाओं में नहीं पाए जाते, और ये वर्ष में एक बार गिरते हैं और रीजेनरेट होते हैं और जीवन भर चक्र चलता है। अरे वाह। तो ये इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं प्रकृति के, ये यदि पर्यटकों को बताया जाए तो उनका रुझान भी बने, उनकी मानसिकता भी बदले, तो पर्यटन को दूसरे अंदाज से देखने लगे। तो ऐसा ब्रीफिंग ना तो कभी किसी वाइल्ड लाइफ वेबसाइट में दी जा रही है, ना रिजॉर्ट ऑनर्स, रिजॉर्ट एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और फिर लास्ट में जो जिम्मेदारी आती है वो ट्रेवल एजेंट पे और नेचर गाइड्स पे और ड्राइवर्स पे आती है, वो भी जो जितना संवेदनशील है उस तरीके से काम कर रहे हैं। जो आज की दिन की बात करें, आज की डेट में टूरिस्ट क्या इतना इको फ्रेंडली रह गया है, या एनवायरनमेंट को लेकर इतना प्यार मोहब्बत, क्योंकि आप तो दिन भर लोगों को जाते हैं, सफारी में जाते हैं, जो पहले जिस इंटरेस्ट के साथ आता था टूरिस्ट, क्या कॉर्बेट में उस लेवल का जानने के लिए, एनवायरनमेंट को जानने के लिए इंटरेस्ट रखता है? मेरे व्यक्तिगत अनुभव में इसका बड़ा अभाव है। जो जितना क्वालिफाइड पढ़ा लिखा टूरिस्ट है उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। उनकी ईगो बड़ी हर्ट करती है। उनको मालूम है कि जंगल में कचरा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करने में आते हैं तो उनके क्रियाकलापों में ये चीज़ें नज़र नहीं आती। उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है, उनको बुरा जल्दी लग जाता है। तो मेरा मानना यह है कि जागरूकता का स्तर लोगों में है, लेकिन वो आचरण की सभ्यता नहीं। प्रकृति तभी साफ सुथरी रहेगी जब हम आचरण से शुद्ध होंगे। सो मन भर ज्ञान से कर्ण भर आचरण श्रेष्ठ है। आपके पास नॉलेज है कि कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए एनिमल्स का, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। और पढ़ा लिखा जो टूरिस्ट है, वेल ट्रेवल्ड जो टूरिस्ट, जो थोड़ा संवेदनशील है, तो उससे अपेक्षा कर सकते हैं। उनके व्यवहार से, उनके पहनावे से पता चल जाता है कि प्रकृति के प्रति कितने संवेदनशील है। बाकी भीड़ तंत्र में ऐसा मिल पाना बहुत मुश्किल है।
एक रोजगार की दृष्टि से गाइड की जॉब कैसी है? अब क्या फ्यूचर है यूथ का, जिस हिसाब से होटल की संख्या बढ़ रही है, एक नेचर गाइड को लेकर के क्या आपको लगता है कि आगे बहुत स्कोप है गाइड का? या देखिए, संदेश जो गया है आसपास के क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो संदेश गया है वो संदेश ये गया है कि गाइड के रूप में काम करने से आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से स्थापित हो सकते हैं, जबकि संघर्ष तो हर जगह है। क्वालिटी टूरिज्म के लिए क्वालिटी गाइडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मानकों पर खरा उतरना और एक प्रोफेशनलिज्म को अपनाना, अप टू डेट रहना, ज्ञान से परिपूर्ण रहना और परिस्थितियों के साथ समझौता न कर सामंजस्य बिठाने की कला आपको स्थापित करने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म तो दे सकती है, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करें तो उसके लिए आपको बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारे साथ कई लोग हैं जो सफलता के बहुत ऊंचाई के पैमाने छू चुके हैं। उन लोगों ने इंटरनेशनल टूरिज्म में अपना शुमार किया है। कई लोग हमारे साथ के जो है विदेशों में जाके बस गए हैं, वो वहाँ टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं। कुछ लोगों ने यही बहुत प्रोग्रेस की है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कैसा प्लेटफॉर्म आपको मुहैया होता है। आप जंगल में अक्सर रहते हैं, कभी ऐसे किसी बाघ से या किसी ऐसे खतरनाक जानवर से वास्ता पड़ा कि बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीच का सामना हुआ? कई ऐसे वाक़ये हुए हैं हमारे साथ। जंगल में हाथियों से सुरक्षित रखना अपने आप को एक स्किल है। मेरा मानना यह है कि बाघों से बचना आसान है, क्योंकि बाघ स्वभाव से शर्मीला है और यदा-कदा ही उसके दर्शन मिल पाते हैं। लेकिन बाघों के नज़दीक जाना, एक मर्यादित जो मानदंड है दूरी का जंगली जानवर और मानव के बीच, उसका ईमानदारी से, कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि किसी के गृह क्षेत्र में उसकी सीमा के भीतर आप प्रवेश करते हैं, तो बाघ स्वभाव से बड़ा सज्जन भी है। ऐसा जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखा है, मेरे को वो लाइनें बड़ा इंस्पायर करती हैं कि टाइगर इज द लार्ज हार्टेड जेंटलमैन विद बाउंडलेस करेज। अरे वाह! और ऐसा उन्होंने भावों में कहा है कि इफ इंडिया वुड लूज दिस फाइनेस्ट फौना फ्रॉम इस जंगल, इंडिया वुड बी द पुअर कंट्री ऑन अर्थ। उन्होंने कहा कि यदि बाघों को अपने जंगलों से हमने खो दिया, तो हम पूरे विश्व में सबसे गरीब देश रह जाए, हिंदुस्तान। बहुत बड़ी बात है। और बाघ एक विशाल हृदय का प्राणी है। सो ऐसा तभी आपको प्रैक्टिकल रूप से देखने को मिलता है जब आप उनके गृह क्षेत्र में जाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनके व्यवहार की जब आप पढ़ाई करते हैं, उसको देखते हैं बहुत नज़दीक से। जानवर कभी भी आपको बेवजह नहीं अटैक नहीं करेगा। जब आप एक मर्यादित सीमा से आगे बढ़ेंगे तो तभी भी आपको वो चेतावनी भरी कॉल देगा। आपको समझ जाना चाहिए कि सीमा का उल्लंघन हो रहा है। अभी भी आप नहीं समझ रहे तो फिर, और उसके बावजूद भी हम उनको हिंसक ठहराते हैं। दूसरा, अभी जिस हिसाब से जंगल कटे जा रहे हैं, नाम जरूर कॉर्बेट का बहुत बड़ा विशाल एरिया है, लेकिन आए दिन देख रहे हैं हम हर जगह के सिर्फ बाहर बाहर से जंगल दिख रहे हैं, अंदर खाने जंगल कटते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आने वाले समय के लिए खतरे घंटी है नहीं? मैंने आपको विशाल जी कहा था ना कि आदमी एक ऐसी प्रजाति है जानवरों में जो स्वभाव से विध्वंसकारी है, लेकिन कलाकारी गजब की है आदमी में। मुखौटे इतने लगा रखे हैं इसने, मुखौटे कम हो जाएंगे। आज आदमी को इजाजत दे दो कि अभ्यारण्य के अंदर इजाजत है, तो प्लॉट वहां कल से शुरू हो जाएंगे और माह 2 माह बाद आप जाके देखेंगे तो वहां जंगल समाप्त हो जाएंगे, कंक्रीट के जंगल, कंक्रीट के जंगल। सरकार दुनिया भर की स्कीमें, अभी मैं कल भी देख रहा था, हाल में ही भी जंगल सफारी हुई हमारे मुख्यमंत्री, लेकिन ग्राउंड पे एनवायरनमेंट को लेकर के मुझे लगता है कि क्योंकि साल में जब 5 जून आता है तो एनवायरनमेंट को लेकर दुनिया भर के प्रोग्राम होते हैं, पूरे देश में ही होते हैं, लेकिन बी प्रैक्टिकल तो मुझे जिस तरफ देखो जंगल का जो है कटानी कटान हो रहा है, तो उसके बाद भी हम वन बचाओ, कभी जब आग की बारी आती है खुद आग लगा देते हैं जंगल में। मतलब विनाशकारी पूरी तरीके से मुझे लगता है कि ये हम ही तंत्र कहें या जो भी कहें। आप किस नजर से समझ सकते हैं मेरी बात को? देखिए, जो जंगल को बचाने के लोग हैं ना, जंगल को बचाने का जज्बा चाहिए,
ईमानदारी से जीना। इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, देयर वोंट बी एनी नीड टू प्रूव इट अप। जो लोग कर्तव्य से ईमानदार हैं, उनका वैर करने की जरूरत नहीं। कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी मालूम है कि जंगल कितने महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इनको बचाने की, इनके संवर्धन की दिशा में आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं? दिखावा करना, कॉन्फ्रेंस करना, वादे करना, फोटो खिंचा लेना, अखबारों में समाचार आ जाना, यहीं तक हमारी सोच है। यदि हम एक काम करें, हम एक संकल्प करें ईमानदारी से कि हम जंगल को बिगाड़ने में, प्रदूषण युक्त करने में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे, मैं उसमें भागीदार नहीं रहूंगा व्यक्तिगत रूप से। और फिर धीमे धीमे सारे लोग ये काम करें सामूहिक रूप से, तो तब बात समझ में आती है। करनी कुछ, कथनी कुछ, और फिर प्रूफ कुछ और कर देना। आपने चिपको आंदोलन का सुना था नाम? एक संवेदनशील व्यक्ति ने तो सुना ही हो सकता है, क्योंकि आप नेचर लवर हैं, और वो मुझे याद है, हम तो खैर बहुत छोटे थे उस समय और किताबों में पढ़ा, और अभी कई बार जब सुनने को मिलता देखता हूँ मैं ना, कितना बड़ा हृदय होगा कि इन्वायरमेंट को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन करने वाला। ठीक है, उनको बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन वो इतनी एज के होने के बाद भी, आप जिनकी बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, लेकिन हाँ, आज की डेट में एक भी दूर दूर तक, हम पूरे उत्तराखंड की बात करें, कोई इस कॉन्सेप्ट पे काम करने को तैयार नहीं हो रहा। देखिए, चिपको आंदोलन, मैं तब विद्यार्थी जीवन में था जब चिपको आंदोलन का नाम आपने सुना, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा यहाँ से भी जगी। हमारे जीवन में जो ये जिम्मेदारी का भाव आया, तो गौरा जी दादी जी की उम्र से भी ज्यादा नहीं होंगी। क्या वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी? लेकिन भी व्यवहारिक थी। उनको ये मालूम था कि मेरी पीढ़ियां जंगल पर निर्भर हैं, जंगल कटे तो हमारा विनाश स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके सामने कैसे लड़ते हैं? एक ही चाह रहा था कि पेड़ों से चिपका जाए, और संदेश देने की बात थी वो। उन्होंने कहा कि पहले हमको काटो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। यदि इस पेड़ को काटना पहले, और उनका समर्थन देखिए, पूरा तमाम गांव का गांव और कई गांव, ये आंदोलन की शुरुआत ऐसे। तो वर्तमान समाज में तो लोगों को सुविधाएं चाहिए। घने जंगल कहाँ रह गया कॉर्बेट में? मुझे, क्योंकि हम भी बचपन में जब जंगल जाते थे उस समय लकड़ी लेने का टाइम होता था, अब तो खैर वो सिस्टम बंद हो गया। अब मैं, क्योंकि इस बीच में कई बार जाना हुआ किसी न किसी माध्यम से, लेकिन जो जंगल गए वो जंगल ही कहाँ रह गए? अब तो इक्का दुक्का पेड़ दिखते हैं जंगल में भी। देखिए, जो संरक्षण की बातें है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाकई एक कड़ा नियम है और बहुत पावरफुल एक्ट है। हालांकि जब भी कॉर्बेट की आप बात करते हैं तो हमारे देश का, हमारे मुल्क का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और जंगल आज भी वैसे ही उतने साफ सुथरे, उतने घने हैं, लेकिन वो एक निर्धारित सीमा के अंदर, जहां मानवीय बस्तियां हैं उसके आसपास के जंगल खत्म हो गए। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अलावा असंख्य राष्ट्रीय उद्यान है पूरे देश में। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की आप बात करें तो पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो भी कॉर्बेट में लॉन्च हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर कर्ण सिंह, इन्होंने इनिशिएटिव लिया। बाघों की संख्या ड्रामेटिक तरीके से बहुत कम हो गई, तो बाघों की बचाने की योजना का जो श्री गणेश हुआ वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुआ। बिल्कुल। इसमें कुछ जंगल का हिस्सा और जोड़ के इसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 70s में। मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ये तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये पुराना कहें तो पहला तो येलो नेशनल पार्क है, क्रूगर नेशनल पार्क जो सब अफ्रीका में है और ये स्टेट में है, और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान विश्व का तीसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय। बड़ी बात है ये, हमारे पास अगर ये इतनी बड़ी धरोहर है तो बहुत बड़ी बात है, और उसका हम कितना फायदा ले पाते हैं या समझ पाते हैं। दूसरा, जिम कॉर्बेट में रामगंगा नदी बड़ी फेमस होती थी, बड़ी बड़ी मछलियां थी, फॉरेनर्स की कई हमने फोटो देखी है, कई फुट लंबी मछलियां थी। आज की डेट में वो मेरे ख्याल से काफी हद तक लुप्त के कगार पे हैं, देखता हूं मैं। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो जीवनदायिनी नदी है वो रामगंगा है। रामगंगा के अलावा 3 नदियां और हैं यहाँ पर।
कोसी, प्लेन रिवर, जी, ये सहायक नदियां हैं रामगंगा की। हम्म, प्लेन रिवर, सोना रिवर हम्म, और मंदाल रिवर, इन इन ये तीनों सहायक नदियां रामगंगा में मिलती है। और रामगंगा ढिकाला में जाके और कालागढ़ के बीच में एक रिजर्वायर बनता है, जिसको रामगंगा रिजर्वायर बोलते हैं, जलाशय। जलाशय। सो जो रामगंगा में जो मछली की आप बात करते हैं, मछली के अलावा आप देखिए यहाँ पर घड़ियाल है, हाँ बिल्कुल है। मगरमच्छ है, और तो और यहाँ पर ऑटर्स, जिसको ऊदबिलाव कहते हैं। वो मरचूला में तो एक अभी भी मैं देखता हूँ, टूरिस्ट बड़े शौक से जाता है वहां देखने। हाँ, वो मगरमच्छ, मैंने भी देखा है वो मगरमच्छ है। अच्छा, तो जो घड़ियाल है वो वो इंडिकेटर है, इंडिकेटर स्पीसीज है मगरमच्छों में, कि जो नदियाँ साफ सुथरी होंगी, प्रदूषण रहित होंगी, वहीं इनका सर्वाइवल। तो रामगंगा जो जीवनदायिनी नदी है, वो महासीर मछली के लिए बहुत पॉपुलर है। महासीर मछली अभी भी जहाँ जहाँ आदमी की हदें नहीं जाती, पानी ज्यादा होता है जहाँ। वहाँ पर अभी भी संरक्षित है। अच्छा है। बाकी जहाँ जहाँ आबादी है, जहाँ आबादी के 20 की नदी गुजर रही है, वहाँ तो अब ये मछलियाँ नहीं रही। कुछ पक्षियों की आवाज सुनाए ना, क्योंकि हम पक्षी देखते तो हैं, हमें नाम नहीं पता या पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने तो कई सौ पक्षियों से वास्ता पड़ा हुआ है और कॉर्बेट में अच्छे खासे जीव है, पक्षी हैं। कुछ पक्षियों की आवाज हम आपसे सुनना चाहेंगे। पक्षियों की आवाज़ मेरे को ओरियोल से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि रिस्पॉन्ड भी करती है। अच्छा, ये ओडर ओरियोल है। और जब कभी ये आप कॉर्बेट के जंगलों में जाते हैं, इर्द गिर्द जो आसपास के जंगल है वहाँ जाते हैं, तो ये आवाज़ आपको देखने को मिलती है। सबसे गुस्से वाली पक्षी कौन है? ऐसा तो पक्षियों में गुस्सा कहाँ देखने को जैसे कोयल है, कोयल को अगर गुस्सा आ जाए तो बहुत तेज कोयल के बारे में मैं आपको बताऊं तो कोयल जो है, जो पक्षी है, वो नर पक्षी ये आवाज़ देता है। अच्छा, कोयल गाता है। लेकिन हम उसको जो फीमेल में काउंट करते हाँ। हैं। और एनिमल्स में जैसे हिरन है, बहुत मधुर एक बात मैं करता आवाज़ आपको सुनाता हूँ। बार्किंग डियर मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि छोटू डियर है और शर्माता बहुत है, है। अच्छा, डरपोक भी होता है, अकेले ही रहने का आदी है जंगल में। अच्छा, बाकी डियर तो झुंड में और परिवार में रहते हैं, लेकिन ये हम ना अकेला मिलेगा आपको, कम छोटा साइज का है। इसकी आवाज सुनी इसकी हमने। आवाज़। अच्छा, ये हमें पता नहीं था, वही मैंने कहा आप, क्योंकि बार्किंग डियर, इट कैन बार्क लाइक अ डॉग। ये एग्जैक्टली, ये कई बार हमने सुनी, तो हमें ऐसा लगता है कि वो इशारा दे रहा है कि किसी न किसी चीज की, जो हमें नॉलेज थी, अनुमान हर आदमी की होती है ये कि बहुत डरपोक स्वभाव का होता है, अकेला रहता है, तो कंपेनियनशिप के लिए इसको आवाज निकाल के इसको लगता है कि कोई सांप में है इसके। अच्छा, मोर हमारे कॉर्बेट में काफी है, अगर इंटीरियर में जाए जंगल में, तो बहुत प्यारा पक्षी है, राज पक्षी भी है। तो मोर को लेकर के कुछ बात बताइए आप हमें। मोर जो है, सर्वप्रथम इम्पोर्टेंट बात तो ये कि हमारा राष्ट्रीय हाँ पक्षी है वो, और बहुत सुंदर है। बिल्कुल। और ऐसा अमूमन कहते हैं, एक जुमला भी है कि जंगल में मोर नाचा अच्छा, किसने किसने देखा। देखा? तो हमारे घर के जंगलों के, जो घरों के आसपास के जंगल है, यहाँ तो आप अक्सर मोर को किसने देखा? नृत्य करते हुए देख सकते हैं। और इसकी खूबी है कि ये मादाओं को, जो मोरनी है, उनको आकर्षित करने के लिए नृत्य करते हैं। और एक मोर नृत्य करके ये बताता है मोरनी को कि ही इज़ द बेस्ट चॉइस। और ऐसा सुनने में आता है कि वो बरसात के आने पे जो है नाचते हैं, नमस्ते। बल्कि ये कहा जाए कि वो मादाओं को रिझाते हैं। आकर्षित करने के लिए डांस करते हैं, तो वो ज़्यादा सही। हाथी, क्योंकि एक ऐसा जानवर है, शेर के बाद अगर कहें तो विशाल बड़े रूप में लोग अगर डरते हैं, क्योंकि हाथी अक्सर कॉर्बेट में देखा रोडों पे आ जाते हैं, और कई बार लेकिन वो कुछ गलतियां शायद टूरिस्ट की भी होती होंगी, लेकिन जब हाथी गुस्से में होता है तो कैसा इंडिकेट करता है? देखिए, हाथियों की अब बात करें तो एशियाई जंगली हाथी जो है, हम्म, ये पूरा कॉरिडोर, तराई लैंडस्केप बोलते हैं इसको, तराई आर्कलैंड, नेपाल से लेकर वेस्ट ऑफ गढ़वाल तक, ओके, ये इनका गलियारा है। ये वर्ष भर आवागमन करते रहते हैं। हाथी जंगल में एक जगह पर रह के ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकते। इनको खाना होता है, जंगल के माली हैं, अच्छा, गुड। जंगल को संवारते हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं। और हाथी हमेशा कुंभों में रहते हैं, स्वभाव से जो है ये हर्ड में रहते हैं। और मात्र
सत्ता इसमें चलती है। जो मेल एलिफेंट होता है वो ग्रुप के साथ अलाउड नहीं होता, वो एक्सटर्मिनेटेड बाय द ग्रुप होता है। फीमेल जो एल्डेस्ट होती है वो पूरे ग्रुप को लीड करती है। बच्चों के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं ये, अच्छा। और हमेशा समूह में ही आवागमन करते हैं। मेल जो एलिफेंट होता है उसके लंबे टस्क होते हैं, टस्क होते हैं। इसीलिए उनको टस्कर भी कहते हैं। और फीमेल में जो एशियाटिक वाइल्ड एलिफेंट होती है, फीमेल में ये टस्क नहीं होते हैं। जबकि अफ्रीकन वाइल्ड एलिफेंट में आप देखें तो मेल फीमेल दोनों में बड़े बड़े टस्क होते हैं, और उस साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं। कॉर्बेट में कई ऐसी एरिया है, रामनगर की बात करें, जो बीचों बीच जंगल के आसपास, मतलब जहाँ घना जंगल है वहां पर आबादी बसी हुई है, चाहे उसको आप लीगल अनलीगली, तो गवर्नमेंट का काम है। तो जिस कारण आए दिन वहाँ शिकार हो जाता है बाघ, क्योंकि वो जंगल में लकड़ी ले जाते हैं, घास ले जाती हैं लेडीज वहाँ की। तो आए दिन ऐसा अक्सर देखा गया है, इस बीच में तो काफी 2-4 साल से देख रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि बहुत ज्यादा जो टाइगर शिकार कर रहा है? मेरे ख्याल से इस 4-5 साल में तो अच्छे खासे शिकार हुए हैं। तो इसका क्या कारण है? ये आप सीधे सीधे मानव और वन्य जीव का जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए, इनकी संख्या तो संरक्षण के बाद स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं और मानव हस्तक्षेप, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, जंगलों के आसपास गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जीवनचर्या, जीवन शैली जंगलों पर आधारित है। गाय बगाए उनको जंगल में प्रवेश करना होता है, जलौनी लकड़ी, पशुओं के लिए चारा और भी अन्य जो उत्पाद है जंगल के, वो इकट्ठे करने होते हैं। बाघ या हाथी स्वाभाविक रूप से मानव के दुश्मन नहीं, ये हमको समझना पड़ेगा। लेकिन उतनी ही अतिरिक्त सावधानी हमको बरतनी होगी। उनके घरों में जाकर उनकी स्वच्छंदता पे हम यदि इंटरफेयर करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमको जान माल की हानि भुगतनी हो। आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? ये क्योंकि बहुत इंडिफरेंट फील्ड है, उस समय तो लोग कम ज़्यादा इस फील्ड में अवेयरनेस बहुत कम थी, आज से 35 साल पहले, लेकिन आप आए तो उसका क्या कारण रहा, कैसे प्रभावित ये हुआ? आकस्मिक रूप से हुआ। मैं इसको मानता हूँ कि अचानक ही हुआ, क्योंकि मैं तब विद्यार्थी जीवन में था और मैं ग्रामीण परिवेश से पला बड़ा हुआ हूँ। जंगल के पास ही हमारा स्कूल हुआ करता था, घर के पास नहर हुआ करती थी, खेत खलिहान, जंगल, यही हमारी परवरिश हुई। और फिर महाविद्यालय में जब जाना हुआ, सो एक गांव का साधारण सा बच्चा जब महाविद्यालय पहुंचता है तो उसको सबसे पहले चिंता होती है जिम्मेदारी की, बिल्कुल बिल्कुल। अपने परिवार की, और एक जीवन में एक आधार की जहाँ पर रोजगार का सृजन हो। तो आई वॉज ए होटेलियर अर्लियर एक्चुअली। आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आप क्योंकि जब आप जंगल में जाते हैं तो डेली कहीं ना कहीं एक रिस्क होता है, और आपने अपनी बिटिया का इतना अच्छा नाम रखा हुआ है, कैसे ये प्रेरणा मिली? और ये भी आकस्मिक था सब, क्योंकि पक्षियों से लगाव, पक्षियों से प्रेम, तो मेरे जीवन में आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर। सो मुझे लगा कि घर में तो कम से कम उसको हम फॉलो करें, चिड़िया कह सकते हैं। उसका विद्यालय का नाम मोनाल है, और मोनाल भी हमारा जो है राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है, और बहुत सुंदर पक्षी होता है, उच्च हिमालय क्षेत्र में मिलता है। ये हमारे रामनगर में अक्सर कोसी नदी में हम देखते हैं, मेरे ख्याल सितंबर के आसपास की बात है, साइबेरियन पक्षी आते हैं, उनकी क्या कहानी है? बड़ा खूबसूरत पक्षी है। देखिए, साइबेरियन जो शब्द है ना, वो इतना पॉपुलर हो गया कि हर व्यक्ति जो है ना सामान्य तरीके से साइबेरियन पक्षी बोलता है। लेकिन ये जो पक्षी जिसे कहते हैं माइग्रेशन, अभिगमन, माइग्रेशन एक ऐसा शब्द है, पक्षी अनुकूलता तलाशने के लिए उच्च हिमालय क्षेत्रों से या ऐसी जगहों से जहां उनको जीवन जीने में कठिनाई महसूस होती है, वहां से वो ऐसी जगह में प्लान कर जाते हैं जहां जीवन जीने में उनको अनुकूलता होती है। सो कोसी रिवर में बहुत दुर्लभ पक्षी आता है जाड़ों में, जिसको आइबिस बिल बोलते हैं। सो उसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। सो ऐसे ग्रीष्म ऋतु में कई जो है समर माइग्रेंट्स हैं यहाँ पर आते हैं, कुछ विंटर माइग्रेंट्स हैं, कुछ रेजिडेंशियल बर्ड्स हैं जो स्थानीय रूप से यहाँ के निवासी हैं। तो ये तो एक पक्षी विज्ञान है, इसमें जितनी गहराई में आप स्टडी करेंगे उतना ही रोचक ही होता है। कुछ अंतिम में आपसे हम जो है दर्शकों के लिए एक, क्योंकि आपको बुलाने का हमारा मकसद था, क्योंकि आप बहुत रियल हीरो भी कहे एनवायरनमेंट को लेकर के,
और टूरिज्म, क्योंकि आप जिस एरिया से हैं और वहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, कई 100 होटल हो चुके हैं। एक जब आपने मेरे ख्याल से स्टार्ट करा होगा तो 10, 12, 15 शायद रिजॉर्ट रहे होंगे, और आज की डेट में 400 के आसपास पूरे जिम कॉर्बेट में रिजॉर्ट हो गए। तो क्या आने वाले समय के लिए सरकार से क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं इस इको फ्रेंडली या एनवायरनमेंट को लेकर के और आपके फील्ड को लेकर के, कुछ आप बताएं और जिससे हमारे दर्शक भी जाने। देखिए, मैं इसको यहाँ से जोड़ूंगा, स्लीप ऑफ माइंड था वो शब्द, टाइगर टॉप्स था वो होटल। ओके। जो देश के अग्रणी उद्योगपति थे, उन्होंने मंत्रणा की कि क्षेत्रीय नवयुवकों के साथ कैसे रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो गाइड शब्द वहां से शुरू हुआ, नेचर गाइड। अच्छा। और ये बहुत, इसको बहुत सस्ते में लेना, हल्के में लेना, वो व्यक्तिगत सोच है। गाइड बहुत गहरा शब्द है, गाइडिंग करना, यदि आप गहराई से उसको समझे तो। आई कैन नॉट गाइड माई सेल्फ, आई कैन नॉट गाइड अदर्स, बट येस ऑलमाइटी अनसीन guiding everybody. So I can take responsibility to guide myself. If I guide myself in a right way, in a right manner, I can make others. जैसे कहते हैं ना कि लीडर, who is leader? लीडर भी एक गाइड है। लीडर who knows the way, who goes the way, and who shows the way. पहले खुद आप उस मार्ग में चलें, उसको अनुभव करें, और फिर बहुत पवित्रता के साथ लोगों को बताएं। पर्यटन में जो तेजी से बदलाव है, इससे तकलीफ तो होती है। जो सुंदर प्राकृतिक धरोहर हमारे पास है, उस पर आधारित पर्यटन लुप्त होते जा रहा हो, वो गिरता जा रहा है। और सरकार को चाहिए कि इसके लिए विशेष नीतियां बहुत गंभीर तरीके से लागू की जाए और उनका पालन कड़ाई से हो, जिससे रोजगार का सृजन रहे, पलायन रुके, और लोगों की जिंदगी में और यहाँ आने वाले हर पर्यटक की जिंदगी में खुशहाली है। बहुत गहरी बातें बोली आपने, और नेचर जो लवर होंगे शायद उनको बच्चीदा की बहुत सारी बातें पसंद आएंगी, क्योंकि हर आदमी अपनी इस भागदौड़ जिंदगी में सिर्फ जिम कॉर्बेट को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में ही देख रहा है, लेकिन जो रियल मकसद था जो जिम कॉर्बेट का, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। और मुझे लगता है आज शायद आपके द्वारा बताई गई बातें आगे फ्यूचर में अगर कोई हम फॉलो करेंगे, चाहे सरकार करे या आम जनता करे, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट होगा तभी हम लोग होंगे। क्योंकि जंगल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना शुद्ध हवा है, ना कुछ भी नहीं है। बचीदा, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सर। और पुनः पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।